नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, शिक्षक बंधु का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 30। अभी तक दोस्तों आज हम 30 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपके कंप्लीट करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने ये 30 प्रैक्टिस सेट दिल लगा के जी जान से मेहनत करके 30 प्रैक्टिस सेट तैयार कर लिया तो आपके 22 से 23 नंबर आपके इन्वायरमेंट पे कन्फर्म मानिए। हम एमपीटीटी की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पिछले क्लासेस पिछली प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, यानी 30 नंबर की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का पहला मरीज कहाँ मिला था? इंदौर शहर में, भोपाल शहर में, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का पहला मरीज कहाँ मिला था दोस्तों? तो यह आपके जबलपुर में मिला था। और कब मिला था यह भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में पहला मरीज जो है 20 मार्च को जबलपुर में मिला था। ठीक है दोस्तों, एमपीटीटी के लिए बेस्ट है और देश में भी पूछा जा सकता है, तो देश के लिए भी आपको कंठस्थ कर लेना है। क्लासेस देखते रहिए, जो आने वाली क्लासेज होंगी वो भी आपके प्रश्न आएंगे। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का या लोहा का माना जाता है? मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शिक्षा जगत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना परिवार है दोस्तों, शिक्षा ही प्रकाश है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? तो यह आपके आयोडीन का। जो सागरीय खरपतवार होता है दोस्तों, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि सागर का जल लवणयुक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवणयुक्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है किस वर्ष आरंभ किया गया? 1972 में, 82 में, 81 में, 1973 में? तो अगर आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, डेली क्लासेज हमारी ज्वाइन कर रहे हैं जायसवाल सर की, तो आपको पता होगा कि राइट ऑप्शन 1973 होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का जो आरंभ है आपके 1973 में किया गया। और टाइगर की कम होती संख्या को रोकने तथा उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो राइट ऑप्शन आपका 1973 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा है? यानी कि प्रचुरता का मतलब सबसे अधिक। प्रोटीन की मात्रा जो है या प्रोटीन की प्रचुरता किस आपके वर्ग में होगी? अंडा मटर मछली वर्ग में, दूध आम गाजर में, सोयाबीन चना मक्का में या सेव दही मांस में? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सोयाबीन होता है महत्वपूर्ण आपका प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। तो सोयाबीन, चना और मक्का, ये तीन चीज़ें जो होती प्रोटीन की प्रचुरता कहलाएगी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों प्रोटीन की कमी से प्रोटीन के कमी से होने वाला जो रोग है वह कौन सा है? तो क्वाशियोरकर नामक रोग होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। यह किससे होता है? यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, जब कोई नक्षत्र होता है उसका रंग निर्भर करता है उसकी त्रिज्या पर, सूर्य से दूरी पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, आप लोग यहाँ देखेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 त्रिज्या पर। तो कोई भी नक्षत्र का रंग उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। कैसे? किसी तारे या नक्षत्र, नक्षत्र किसको बोला जाता है? तारों को बोला जाता है। किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। अगर नीला रंग है किसी तारे पर तो सर्वाधिक ताप होगा वहां पर। अगर पीला रंग आ रहा तो सबसे कम ताप को इंगित करता है। यानी किसी तारे या नक्षत्र का रंग जो है पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। अधिक है तो नीला और कम है तो पीला रंग होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वनों के महत्व के कारण क्या है? ग्रीन आइलैंड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर? ये बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों।
तो वनों के महत्व का कारण ग्रीन हाउस होता है या ग्रीन गोल्ड होता है? दोस्तों ग्रीन गोल्ड होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। दो, तो ग्रीन हाउस जो होगा या ग्रीन गोल्ड, तो वनों के महत्व का कारण ग्रीन गोल्ड है। कैसे? ग्रीन गोल्ड मतलब होता है हरा सोना। वनों के महत्व का कारण किसे माना गया? हरे सोने को माना गया है, यानी कि ग्रीन गोल्ड को माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है दोस्तों? मृदा व जल है, जीवाणु व कवक है, पशु है, पक्षी है। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन कहलाता है? तो वह कोई और नहीं, वनली वन फार जीवाणु और कवक कहलाते हैं। पृथ्वी के अपमार्जक जो है, जीवाणु और कवक जो है, पृथ्वी के अपमार्जक कहे जाते हैं। और जीवाणु कवक ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं, ठीक है। तो अपमार्जक वे कहलाते हैं जो मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं, जीवाणु और कवक भी कहलाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय नृत्य कौन है? राई है, गरबा है, कथक है, घूमर है। तो सभी लोग जानते हैं, राई जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, गरबा जो है गुजरात राज्य का नृत्य नृत्य है, घूमर है राजस्थान का, और कथक जो क्या है? कथक देखिए उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भाव प्रधान होता है, जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक बार फीडबैक, छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में, आज के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या जा रहा है। अगर 20+ जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। सभी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु का नमन है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो वर्क होता है, शिक्षकों का वर्क होता है, शिक्षकों को जो काम होता है राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़्यादा होता है, सर्वज्ञ होता है, सबसे पहली सीढ़ी में होता है। तो आप सभी को नमन है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी होगी? चना होगी, चावल होगी, मूंगफली होगी, कपास होगी। देखिए रबी और आपकी खरीफ की फसल पूछा जाता है, तो पहचानना क्या है दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए अभी जो चल रही वह रबी की फसल होगी, ठीक है। अभी आप सोचिए कि अभी क्या क्या सीजन चल रहा है, क्या होगा। देखिए जो अक्टूबर नवंबर या शीत ऋतु में बोई जाती हैं वह आपकी क्या, रबी की फसल कहलाती हैं, जिस पर सभी लोग देखिए ठंड में सूर्य की जरूरत होती है। रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, रवि की जरूरत होती है। रवि यानी सूर्य का पर्यायवाची रवि है, और ठंड में रवि की जरूरत होती है। यानी अक्टूबर नवंबर में जो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है वह रवि की फसल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सभी प्रमुख आपके रवि की फसल हैं। और जब ये चावल, मूंगफली तथा कपास खरीफ फसल कहलाती हैं, जो आपके जून जुलाई में यानी वर्षा ऋतु में जो बोई जाती हैं वो आपकी क्या है, खरीफ की फसल कहलाती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों पोलियो का कारण क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, कवक है या कीट है? तो पोलियो का कारण होता है, क्या होता है दोस्तों, कोई और नहीं, विषाणु होता है। पोलियो का कारण विषाणु होता है। पोलियो का वायरस भोजन, पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे मांसपेशियों में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो पोलियो क्या है, एक विषाणु कारण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है। पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? हम पौधों की बात कर रहे हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पीले रंग में होती है, आपके नीले रंग में, लाल रंग में, या पेड़ों के रंग यानी हरा रंग। दोस्तों पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह आपके जो रंग में होती है वह कोई और नहीं, लाल रंग कहलाता है। पौधे में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि पौधे में किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तीव्र होती है, तो वह आपका लाल रंग है। और नीले में लाल से कुछ कम तथा हरी और बैंगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है।
नीले में क्या होती है, लाल से कम, यानी सबसे ज़्यादा लाल में, फिर नीले में, फिर कुछ कम, फिर हरी, फिर बैगनी में यह क्रिया सबसे कम होती है। सबसे कम किस में होती है, बैगनी रंग में। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भिंडी में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, या ये सभी पाए जाएंगे। तो एक खाद्य पदार्थ कोई दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा इस खाद्य पदार्थ में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो आपके भिंडी पूछा गया है, तो भिंडी में क्या पाया जाता है। देखिए भिंडी की सब्जी में फास्फोरस भी होता है, विटामिन ए भी और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए आपका उपरोक्त सभी यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर लिया होगा। शिक्षा के जगत के चैनल को, आपके अपने परिवार को, शिक्षकों के परिवार को एक बार जरूर दिल से सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद सभी दोस्तों। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा आता है। अमरूद आता है, नींबू आते हैं, आम आते हैं, पपीते आते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे। और बता देता हूँ इन्वायरमेंट में 30 में से आपके 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो सब लोग कर लेंगे। सिंपल साधारण प्रश्न होंगे 15, जो इस प्रकार के प्रश्न होंगे जैसे आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आपका आम का आता है, जहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करें उत्तर भारत एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि आम की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो उत्तर भारत एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ये भी आपका साधारण प्रश्न है, वह 15 प्रश्नों की श्रेणी में आ जाएगा ये भी। तो सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का राज्य उत्तराखंड से संबंधित है। और इसकी शुरुआत 1973 में आपके उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बगुड़ा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई थी। वृक्ष काटने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन से कहलाएंगे। मृदा है, पादप है, वायु है या जल है। देखिए दोस्तों हम जैविक घटक की बात कर रहे हैं, एक बार ध्यानपूर्वक दिल से सुनिएगा। जैविक घटक वे होते हैं दोस्तों जैसे जैसे पादप हो गया, पादप एक जैविक घटक कहलाएगा क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जिसमें जीवन और उत्पादन की क्षमता होती है वे जैविक घटक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पादप हो गया। जल, वायु, मृदा ये अजैव घटक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैविक घटक जिनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पादप हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। नेगेटिव प्रश्न आ गया। देखिए पोटास हो गया, यूरिया हो गया, फास्फेट हो गया, कंपोस्ट हो गया। देखिए रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। अगर ये आ गया कि रासायनिक उर्वरक के उदाहरण फॉर एग्जाम्पल कौन है, तो पोटास भी है, यूरिया भी है, फास्फेट भी है। ये तीनों रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। लेकिन अगर कंपोस्ट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, यह रासायनिक में नहीं आएगा, यह जैविक उर्वरक का उदाहरण कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंपोस्ट। कंपोस्ट का निर्माण पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु और इनसे उत्सर्जित पदार्थों द्वारा किया जाता है। और यूरिया, पोटास, फास्फोरस रासायनिक उर्वरकों के यहाँ पे उदाहरण हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। ये शब्द आपको नोट कर लेना। सांद्रण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखिए शब्द प्रश्न पूछेगा वही, लेकिन शब्द का थोड़ा बहुत फेर कर देगा। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक मात्रा न पूछकर यहाँ पे सांद्रण पूछ लिया गया है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है पृथ्वी में। पृथ्वी घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल कहते हैं। और वायुमंडल में और समताप मंडल के ऊपर का भाग आयन मंडल कहलाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का सांद्रण नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95% यानी लगभग 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.001%। और अगर हाइड्रोजन पूछा जाए 18% है, हाइड्रोजन 0.001%, सबसे कम आपका हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपकी परत है तो सबसे निचली परत सभी लोग जानते हैं क्षोभ मंडल हो गई। ठीक है, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है आपकी, ये आपको नोट कर लेना है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत हो गई। ठीक है, इसके ऊपर को क्या कहते हैं, समताप मंडल हो गया। तो ऊपर का हो गया समताप मंडल हो गया। फिर है इसके ऊपर का भाग आयन मंडल कहलाता है।
ये भी जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक इनमें से कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्ल जो है वर्षा का बृहद प्रदूषक होगा, कौन कौन सा अम्ल होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, डाई यानी कि 2 ऑक्साइड, तो सल्फर में 2 ऑक्साइड यानी SO2 हो गया। तो अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होगा। और जल में संयोग कर से गैस जो है नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। और अम्लीय वर्षा का pH मान 4 से 4.5 में होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। NCTE का उद्देश्य क्या है? हम NCERT नहीं बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं NCTE पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। NCTE का उद्देश्य क्या है? विद्यालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, विद्यालय खोलना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, या विद्यालय को अनुदान। तो NCTE का उद्देश्य क्या होगा? केवल एक ही उद्देश्य है। NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। दोस्तों, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 2 अक्टूबर को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। और वन महोत्सव अगर पूछा जाता है तो 1 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, जुलाई के प्रतिवर्ष भारत में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। जल जनित रोग कौन सा होगा? छोटी माता, अतिसार, रक्ताल्पता, या आपकी मस्तिष्क ज्वर। तो सभी लोग जानते हैं जल जनित यानी जल से होने वाला जो रोग है वह आपका क्या कहलाता है? वह कोई और नहीं कहलाता दोस्तों, अतिसार रोग कहलाता है। क्योंकि छोटी माता विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। छोटी माता किसके द्वारा होता है? विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। रक्ताल्पता लोहे की कमी से यानी कि Fe आयरन की कमी से होता है। और आपका मस्तिष्क रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये सभी नॉलेज बहुत ही जरूरी है सिलेक्शन की दृष्टि से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? सीवेज है, कीटनाशक है, धुआं है, ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण देखिए कौन से संबंध होगा, कौन से ऑप्शन से? तो सभी लोग जानते हैं धुआं हो जाएगा। धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक होता है, क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती हैं जो स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देती हैं। ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि होती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? ये सभी लोग जानते हैं कि एक सिनकोना प्लांट होता है जिससे कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है। सिनकोना प्लांट के छाल से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनाइन दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये समान रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं। इनकी ग्रोथ जो है बाढ़ अच्छी होती है। तने जो है चौड़े होते हैं और तने का घेरा 7 मीटर तक भी होता है, यानी इनकी चौड़ाई। घेरा यानी जैसे ये पेड़ हो गया और ये पेड़ का क्या होता है? घेरा कहलाता है। तो लगभग 7 मीटर तक होती है, तो आप लोग समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ किससे? हवा से, भूमि से, जल से, कोयला से। तो सभी लोग जानते हैं 71% जो है आपके जल से घिरा हुआ है पृथ्वी का तल। राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। और 29% जो भाग किससे घिरा हुआ है? आपके स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, धरातल से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो वह नगरीकरण है। नगरीकरण यानी सभी लोग जानते हैं शहर की ओर भागना, नगर बसाना। तो जल संकट का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ नगरीकरण है, क्योंकि नगरीकरण के बढ़ने के साथ जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और पीने योग्य जल की कमी भी होती जा रही है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो सदाबहार पेड़ कैसे होते हैं दोस्तों? इमली हो गया, नीम हो गया, बबूल हो गया, सहतूत हो गया। देखिए दोस्तों, सदाबहार पेड़ वे कहलाते हैं जो
पौधे वृक्षों को कहा जाता है जिन पर मौसम पे पत्ते होते हैं, हर मौसम पे पत्ते होते हैं। उन वृक्षों को अलग है जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं, वह आपका सहतूत है। तो सहतूत यहाँ पे सदाबहार में नहीं आएगा, बाकी इमली, नीम, बबूल ये तीनों सदाबहार पेड़ कहलाएंगे। सहतूत आपका सदाबहार पेड़ की श्रेणी में नहीं आएगा, तो राइट ऑप्शन आपका सहतूत हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, मोहम्मद इकबाल जी, मैथिली शरण गुप्त जी। तो दो नाम आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी आते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत के रचयिता आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। अगर राष्ट्रीय गान पूछा जाता है, ठीक है, गीत के आपके देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और राष्ट्रीय गान के आपके कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय यह गीत एकता का प्रतीक बन गया। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत जो है एकता का प्रतीक कब बना हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 में यह जो है एकता का प्रतीक बन गया था, सन 1905 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? आपके जयपुर में, पिलानी में, आगरा में, दिल्ली में। तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये आपके दोस्तों कहीं और नहीं है, यह कहाँ पर? दिल्ली में स्थापित किया गया है, और इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मत जाइए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है आंसर में, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट नहीं हो सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका दिल्ली हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई कहते हैं? सभी सिंपल, साधारण, 99% लोग इसका जवाब दे लेंगे कि डेसिबल जो है दोस्तों ध्वनि नापने की इकाई है। गहराई नापने के लिए क्या होता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। तापमान के लिए क्या किया जाता है? वायु दाब के लिए क्या किया जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल यानी कि डीबी की इकाई का प्रयोग किया जाता है। और मनुष्य के लिए 80 डीबी यानी 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो होती है हानिकारक होती है, ठीक है। यहाँ पे हाँ मिसप्रिंट हुआ है, तो हानिकारक होती है। दोस्तों, ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे प्लीज़ कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। जायसवाल सर को सपोर्ट करें, शिक्षा को सपोर्ट करें, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद सभी का दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। धन्यवाद दोस्तों।